एक लड़की जिसे उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। आरोही, एक सीधी, मासूम और प्यार में पूरी तरह डूबी हुई लड़की, जिसे अपने पति आर्यन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त ईशा पर आंख बंद करके भरोसा था। लेकिन उस भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। एक सुनसान पहाड़ी, एक धक्का और उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत उसे एक और मौका देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को उसी दिन पाती है जिस दिन उसने पहली बार आर्यन को प्रपोज किया था। इस बार वो वही गलती नहीं दोहराने वाली। अब वो प्यार में अंधी लड़की नहीं रही, अब वो बन चुकी है एक मास्टरमाइंड। वो जानती है कि कौन उसे धोखा देगा, कब देगा और कैसे देगा। और इस बार वो हर चाल पहले से चलेगी। वो अपने दुश्मनों को सीधे खत्म नहीं करेगी, बल्कि उन्हें धीरे धीरे उसी जाल में फंसाएगी जो उन्होंने उसके लिए बुना था। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उसकी जिंदगी में आता है रुद्र प्रताप सिंह, एक ऐसा इंसान जो पिछले जन्म में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इस बार शायद उसका सबसे खतरनाक साथी बन सकता है। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, यह है दिमाग, ताकत और विश्वासघात का खेल, जहां हर रिश्ता एक चाल है, हर मुस्कान एक जाल है और हर कदम किसी की बर्बादी की शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको सिर्फ सुनने नहीं देगी, ये आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर असली खिलाड़ी कौन है? हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ी आरोही की सांसें तेज चल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराकर मानो उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने खड़े थे दो लोग, वो लोग जिन पर उसने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया था। आर्यन, उसका पति, और ईशा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं थे, बल्कि विश्वासघात के थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों को उसने अपना सब कुछ दिया, वही उसे इस तरह खत्म करने की योजना बनाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद ये सब एक गलतफहमी हो। आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसे देखकर अब आरोही को पहली बार डर लगा। क्योंकि तुम हमारे रास्ते में थी आरोही, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे शेयर, तुम्हारी कंपनी, सब कुछ चाहिए था हमें, ईशा ने आगे बढ़कर कहा। और तुम बहुत भोली थी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ये शब्द सुनते ही आरोही के दिल में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया। उसकी पूरी दुनिया उसी पल टूट गई। उसे एहसास हुआ कि ये सब एक प्लान था, एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक प्लान। तुम दोनों ने मुझे इस्तेमाल किया, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धक्का दे दिया। उस पल समय जैसे थम गया। आरोही का शरीर पीछे की ओर झुका और फिर वो नीचे गिरने लगी। हवा उसके कानों में चीख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह घूमने लगी। हर वो पल, हर वो याद, हर वो हंसी, सब कुछ। लेकिन उन सब यादों के बीच अब एक ही चीज सबसे तेज थी, धोखा। जैसे जैसे वो नीचे गिर रही थी, उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ आग भी थी, प्रतिशोध की आग। और फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद आरोही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, जैसे वो अभी भी गिर रही हो। उसने घबराकर अपने चारों ओर देखा, लेकिन ये क्या?
वो किसी पहाड़ी के नीचे नहीं थी, वो एक कमरे में थी। एक छोटा सा जाना पहचाना कमरा। उसने अपने हाथों को देखा। उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे, कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं। ये कैसे? उसने खुद से पूछा। उसने जल्दी से उठकर कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों पर वही पोस्टर थे, वही किताबें थी, वही बैग। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके कॉलेज के दिनों में था। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो धीरे धीरे उठी और टेबल पर रखे कैलेंडर की तरफ बढ़ी। तारीख देखकर उसकी आंखें फैल गई। 1 अप्रैल 2021। उसके हाथ कांपने लगे। ये वही दिन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वही दिन जब उसने पहली बार आर्यन को प्रपोज किया था। उसके दिमाग में अचानक सब कुछ साफ हो गया। वो मर चुकी थी और अब वो वापस आ गई थी। लेकिन ये कोई साधारण वापसी नहीं थी। ये एक मौका था, एक दूसरा मौका। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी और उसकी आंखों में अब डर की जगह कुछ और था, एक गहरी ठंडी शांति। तो किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया है, उसने धीरे से कहा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान पहले वाली भोली आरोही की नहीं थी। वो मुस्कान थी एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया था और अब वापस लेने के लिए तैयार था। उसने अपने दिमाग में जल्दी जल्दी आने वाले समय को याद किया। उसे पता था कि अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है। कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी, कौन सा बिजनेस डूबेगा, कौन सा इंसान उसे धोखा देगा। और सबसे जरूरी, उसे पता था कि आर्यन और ईशा क्या करने वाले हैं। इस बार उसने धीरे से कहा, मैं वही गलती नहीं करूंगी। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। वही चेहरा, वही मासूम आंखें, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। इस बार खेल मैं खेलूंगी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही, जल्दी आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाहर से उसकी दोस्त की आवाज आई। वो वही दिन था जब उसे आर्यन को प्रपोज करना था। आरोही ने एक गहरी सांस ली। हां, आ रही हूं, उसने जवाब दिया। लेकिन इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, कॉरिडोर में वही भीड़, वही चेहरे, वही माहौल। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने याद किया था। लेकिन इस बार वो वैसी नहीं थी। कॉलेज के गार्डन में पहुंचते ही उसने देखा, आर्यन खड़ा था, दोस्तों के बीच हंसते हुए। वही चेहरा, वही मुस्कान। लेकिन अब आरोही को उस मुस्कान के पीछे छिपा असली चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये वही इंसान है जिसने मुझे मार डाला, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। वो धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको पता था कि आज क्या होने वाला है। सबको लगा कि आज एक प्रेम कहानी शुरू होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज एक खेल शुरू होने वाला है। आरोही आर्यन के सामने जाकर रुक गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां आरोही, कुछ कहना था? उसकी आवाज में वही नकली मासूमियत थी। आरोही ने उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। हां, कहना तो था, उसने कहा। भीड़ एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। आरोही ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। मैं बस ये कहना चाहती थी कि, उसने रुककर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। का क्या मतलब? उसने हकलाते हुए पूछा। आरोही ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम जितने शरीफ दिखते हो उतने हो नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। आरोही ने बिना रुके आगे कहा, तुम लोगों को इस्तेमाल करते हो, उनके पैसे के लिए,
उनके भरोसे के लिए। अब आर्यन पूरी तरह घबरा चुका था। आरोही, तुम क्या बकवास कर रही हो? चुप। आरोही की आवाज अचानक तेज हो गई। सब चौंक गए। आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी, उसने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूं। मुझसे दूर रहो। उसके शब्दों में ऐसी ठंडक थी कि आर्यन एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। भीड़ उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। वो मुड़ी और वहां से चली गई। उसके कदमों में अब एक अलग ही ताकत थी। उसके पीछे खड़ा आर्यन समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी। ये वही पुरानी आरोही नहीं थी, और यही से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल सोची समझी होगी, हर मुस्कान के पीछे एक राज होगा, और हर कदम किसी के पतन की ओर ले जाएगा। आरोही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अब असली कहानी शुरू होती है, उसने मन ही मन कहा, और दूर कही। किसी और की नजरें भी उस पर टिक चुकी थी, ऐसी नजरें जो इस खेल को समझना चाहती थी। कॉलेज के गार्डन से बाहर निकलते हुए आरोही के कदम धीमे जरूर थे, लेकिन उसके भीतर उठ रहा तूफान अब पूरी तरह नियंत्रण में था। कुछ देर पहले जो दृश्य हुआ था, उसने न सिर्फ आर्यन को चौंकाया था, बल्कि पूरे कॉलेज के माहौल को भी हिला दिया था। लोग अभी भी उसी घटना के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन आरोही के लिए वो बस शुरुआत थी। उसके लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि एक चाल थी, पहली चाल जो उसने अपने नए खेल की शुरुआत में चली थी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने महसूस किया कि कई नजरें अब उस पर टिकी हुई थी। कुछ में हैरानी थी, कुछ में जिज्ञासा, और कुछ में डर। पहले वही आरोही थी जिसे लोग शांत, सरल और थोड़ी सी डरपोक लड़की समझते थे, लेकिन आज जो उन्होंने देखा वो एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व था। आरोही को यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा था, और वो इसे महसूस भी कर रही थी। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि उसके भीतर जली उस आग का परिणाम था जो उसकी मौत के साथ पैदा हुई थी। वो धीरे धीरे अपने हॉस्टल की ओर बढ़ी। रास्ते में उसके दिमाग में लगातार आने वाले समय की तस्वीरें घूम रही थी। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, कौन किससे मिलेगा, कौन किसे धोखा देगा, और किस मौके पर कौन सा फैसला उसकी जिंदगी को बदल देगा। ये ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसने तय कर लिया था कि वो हर उस मौके को अपने पक्ष में बदलेगी जिसे उसने पिछले जन्म में खो दिया था। हॉस्टल के कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। कमरे की वही दीवारें, वही किताबें, वही बिस्तर, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसके देखने का नजरिया बदल चुका था। उसने धीरे से अपनी अलमारी खोली और उसमें रखी फाइल्स को निकालने लगी। ये वही फाइल्स थी जिन्हें उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं देखा था, लेकिन इस बार वो हर एक कागज को ध्यान से पढ़ रही थी। उसने अपने पिता की कंपनी से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले। पिछले जन्म में उसने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ अपने आप ठीक चल रहा है। लेकिन अब उसे पता था कि इन्हीं दस्तावेजों में उसकी आने वाली हार और जीत दोनों छिपी हुई है। उसने एक एक पेज को ध्यान से पढ़ा, हर छोटी बड़ी डिटेल को अपने दिमाग में बैठाया। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही एकाग्रता थी। ये वही आरोही थी, लेकिन अब वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि दिमाग से काम कर रही थी। उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगले कुछ महीनों में कंपनी के कुछ शेयर गिरने वाले हैं और कुछ अचानक ऊपर जाने वाले हैं। ये जानकारी उसके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गई, ईशा। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़का, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने कॉल उठाई। आरोही, ये सब क्या था? ईशा की आवाज में चिंता थी, लेकिन वो चिंता नकली थी। अब आरोही ये अच्छी तरह समझ चुकी थी।
आरोही ने शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस मुझे सच पता चल गया। ईशा कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो कि आरोही कितना जानती है। कौन सा सच? उसने धीरे से पूछा। आरोही हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अब कोई मासूमियत नहीं थी। वही सच जो तुम और आर्यन मुझसे छुपा रहे थे। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। आरोही ने बात को वही खत्म करना सही समझा। मुझे अभी कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। फोन रखने के बाद उसने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक संकेत था। एक संकेत की खेल शुरू हो चुका है। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। यह दृश्य उसे अजीब तरह से सुकून दे रहा था। उसी समय उसके दिमाग में एक और नाम उभरा, रुद्र प्रताप सिंह। पिछले जन्म की यादें अचानक उसके सामने आ गई। रुद्र, वो इंसान जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। दोनों के बीच हमेशा टकराव रहा था। बिजनेस की दुनिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस बार वो पहले कदम उठाने वाली थी। उसने टेबल पर रखी अपनी नोटबुक उठाई और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। उसने आने वाले दिनों की एक पूरी योजना बनानी शुरू कर दी। कौन सा कदम कब उठाना है, किससे कब मिलना है, किसे कब अपने जाल में फंसाना है, सब कुछ वो धीरे धीरे तय कर रही थी। हर एक लाइन के साथ उसकी योजना और मजबूत होती जा रही थी। उसे पता था कि सीधे हमला करना सही नहीं होगा। उसे धीरे धीरे सोच समझकर हर चाल को इस तरह चलना होगा कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए। कुछ देर बाद उसने अपनी नोटबुक बंद की और बिस्तर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक संतुलित शांति थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। उसी समय दूसरी तरफ कॉलेज के एक कोने में आर्यन अकेला खड़ा था। उसका दिमाग अभी भी उसी घटना में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आरोही को क्या हो गया। वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके मन में एक और सवाल भी उठ रहा था। क्या आरोही को सच में कुछ पता चल गया है? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हमें जल्दी मिलना होगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब घबराहट साफ झलक रही थी। उधर हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही को यह सब महसूस हो रहा था। उसे पता था कि अब आर्यन और ईशा दोनों सतर्क हो जाएंगे, लेकिन यही तो वो चाहती थी। खेल तभी मजेदार होता है जब सामने वाला भी चाल चलने लगे। वो धीरे से उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी साधारण लड़की में नहीं होती। अब तुम लोग भाग नहीं पाओगे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न ही कोई जल्दबाजी, बस एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिमाग में हर चीज साफ थी। हर अगला कदम, हर अगली चाल, हर अगला निशाना। और इस बार वो हारने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ जीतने के लिए लौटी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी, लेकिन आरोही की आंखें उससे पहले ही खुल चुकी थी। ये जागना सिर्फ नींद का खत्म होना नहीं था, बल्कि एक योजना का अगला चरण था। रात भर उसका दिमाग शांत दिखते हुए भी काम करता रहा था। हर छोटी बड़ी संभावना, हर संभावित जोखिम और हर आने वाला मोड़ उसके भीतर जैसे पहले से दर्ज था। वो बिस्तर से उठी तो उसके चेहरे पर किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था। एक ऐसा ठहराव जो किसी खिलाड़ी में तब आता है जब उसे खेल का पूरा नक्शा पहले से पता हो। वो सीधे टेबल के पास गई और अपनी नोटबुक खोल ली। कल रात उसने जो प्लान लिखा था
उसे वो एक बार फिर ध्यान से पढ़ने लगी। उसके सामने 3 बड़े लक्ष्य साफ थे। पहला, अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करना। दूसरा, आर्यन और ईशा की चालों को पहले ही समझकर उन्हें कमजोर करना। और तीसरा, सही समय पर रुद्र प्रताप सिंह तक पहुंच बनाना। ये तीनों ही काम आसान नहीं थे, लेकिन आरोही को पता था कि अगर उसने शुरुआत सही कर ली तो आगे का रास्ता खुद बनता जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और कुछ पुराने ईमेल्स खोलने लगी। ये वही डेटा था जिसे उसने पिछले जन्म में कभी गंभीरता से नहीं देखा था, लेकिन इस बार हर मेल, हर रिपोर्ट उसके लिए एक संकेत था। उसे याद था कि कुछ महीनों बाद एक छोटी सी टेक कंपनी के शेयर अचानक आसमान छूने वाले थे, लेकिन अभी वो कंपनी किसी की नजर में खास नहीं थी। यही उसका पहला मौका था। आरोही ने तुरंत अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक किया। कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद उसके पास कुछ सेविंग्स थी और उसके पिता की तरफ से मिलने वाली एक लिमिट भी थी, जिसे उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने तय किया कि वो बिना देर किए इस मौके का फायदा उठाएगी। उसने अपने लैपटॉप पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोला और उस कंपनी के शेयर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। हर क्लिक एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था। कुछ ही मिनटों में उसका पहला निवेश पूरा हो चुका था। उसने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा और फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये सिर्फ एक निवेश नहीं था, बल्कि उसके नए जीवन की पहली ठोस जीत थी। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आरोही ने बिना चौंके कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और अंदर आई ईशा। उसके चेहरे पर वही पुरानी चिंता और दोस्ती का मुखौटा था, लेकिन अब वो मुखौटा आरोही के लिए पूरी तरह पारदर्शी हो चुका था। ईशा धीरे धीरे अंदर आई और बोली, आरोही, क्या हम बात कर सकते हैं? आरोही ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जिससे ईशा को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या सोच रही है। बोलो, आरोही ने शांत स्वर में कहा। ईशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कल जो हुआ वो सब अचानक था। तुमने आर्यन को सबके सामने इस तरह क्यों अपमानित किया? आरोही ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, क्योंकि वो इसके लायक था। ईशा ने हल्का सा झटका खाया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? वो तुमसे प्यार करता है। आरोही के होठों पर एक हल्की लेकिन व्यंग्य भरी मुस्कान आई। प्यार? उसने धीमे से दोहराया। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ईशा के पास कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी भूमिका निभा रही थी। मुझे लगता है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे सुलझाना चाहिए। आरोही कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जैसे वो उसके हर शब्द को तौल रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। शायद मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ईशा के चेहरे पर राहत की झलक आई। उसे लगा कि वो स्थिति को संभाल रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक जाल में फंस रही है। आरोही ने आगे कहा, मैं सोच रही हूं कि मैं आर्यन से बात करूं। अकेले में ईशा की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। हां, ये सही रहेगा, उसने तुरंत कहा। आरोही ने सिर हिलाया, जैसे वो सहमत हो। तुम उसे कह दो कि आज शाम को मुझसे मिले, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी उसे बता देती हूं। ईशा के जाने के बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा भारी नहीं था, बल्कि योजनाओं से भरा हुआ था। आरोही ने धीरे से अपनी नोटबुक फिर से खोली और उसमें एक नई लाइन जोड़ी, आर्यन, अगली चाल शुरू। उसने पेन को बंद किया और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई। उसकी आंखें छत की तरफ थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत दूर तक देख रहा था। उसे पता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, ये एक परीक्षण होगा। एक ऐसा परीक्षण जिसमें वह ये जानने वाली थी कि आर्यन कितना सतर्क है, कितना डर चुका है और उसे कितनी जल्दी गिराया जा सकता है। दूसरी तरफ
कॉलेज के कैफेटेरिया में आर्यन बैठा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। उसके सामने कुछ दोस्त बैठे थे, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर ईशा का नाम देखकर उसने तुरंत कॉल उठाई। हाँ, उसने कहा। ईशा की आवाज आई, आरोही तुमसे मिलना चाहती है, आज शाम। आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। क्यों? उसने पूछा। वो कह रही थी कि शायद उसने जल्दीबाजी में रिएक्ट कर दिया। ईशा ने जवाब दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसे ये मौका सही लगा। ठीक है, मैं मिलूंगा, उसने कहा। कॉल खत्म होते ही उसने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए सोचा, शायद अभी भी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अब खेल उसके कंट्रोल में नहीं था। शाम धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। आसमान का रंग बदल रहा था और उसी के साथ कहानी का रंग भी गहरा होता जा रहा था। आरोही तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। उसने इस बार अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना मजबूत था कि उसे किसी बाहरी सजावट की जरूरत नहीं थी। उसके कदम सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां उसने आर्यन को मिलने के लिए बुलाया था। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास और ठोस होता जा रहा था। वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो उसने सिर्फ पहला निवेश किया है, पहला जाल बिछाया है और पहला शिकार अपने आप उस जाल की ओर बढ़ रहा है। आसमान में सूरज पूरी तरह ढल चुका था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आरोही उस जगह पर पहुंची और कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में आर्यन भी वहां आ गया। दोनों की नजरें मिली। इस बार ये नजरें वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। इन नजरों में अब भावनाओं की जगह रणनीति थी और भरोसे की जगह एक छिपा हुआ युद्ध। आरोही ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, आने के लिए धन्यवाद। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी चाल छुपी हुई थी। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मुझे समझना है कि तुम अचानक इतना क्यों बदल गई हो। आरोही ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर उसे देखा। फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सच्चाई कम और खेल ज्यादा था। शाम का माहौल ठंडा और शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अनदेखा तनाव घुला हुआ था। कॉलेज के पीछे का वो हिस्सा जहां पेड़ों की छाया जमीन पर लंबी लकीरों की तरह फैली हुई थी, आज एक साधारण मुलाकात की जगह नहीं था। ये वो जगह बनने जा रही थी जहां दो लोग आमने सामने खड़े थे, एक जो सच छुपा रहा था और एक जिसे सब कुछ पहले से पता था। आरोही कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे आर्यन पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर न कोई गुस्सा था, न ही कोई बेचैनी। वो पूरी तरह संयमित थी, जैसे हर शब्द बोलने से पहले उसके परिणाम को देख चुकी हो। दूसरी तरफ आर्यन उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को वो हमेशा अपने हिसाब से चलाता आया था, वो अचानक इतनी बदल कैसे गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। हवा की हल्की आवाज और पत्तों की सरसराहट उस खामोशी को और गहरा बना रही थी। आखिरकार आर्यन ने ही चुप्पी तोड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां बुलाया, क्या बात करनी थी? आरोही ने उसकी तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली, जैसे वो अपने शब्दों को सही क्रम में सजा रही हो। मुझे बस ये जानना था, उसने शांत स्वर में कहा, कि तुम मुझे कितना जानते हो। आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या मतलब? आरोही ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। हर कदम नपातुला था, जैसे वो सिर्फ चल नहीं रही थी, बल्कि एक सीमा को तय कर रही थी। मतलब ये कि तुमने हमेशा मुझे एक सीधी सादी लड़की समझा, जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। झूठ। आरोही ने बीच में ही उसकी बात काट दी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें इतनी ठंडक थी
कि वो शब्द सीधे आर्यन के भीतर उतर गए। आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने महसूस किया कि ये बातचीत अब उसके हिसाब से नहीं चल रही है। आरोही ने अपनी नजरें हटाई और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। तुम जानते हो, उसने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। आर्यन का दिल एक पल के लिए तेज धड़का। उसे लगा जैसे आरोही उसके अंदर झांक रही हो। और तुम क्या कहना चाहती हो? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। आरोही उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी सच्चाई के उजागर होने का संकेत देती है। मैं बस ये कहना चाहती हूं कि अब मैं भी देख रही हूं सब कुछ। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी परेशानी उभर आई। उसने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो हम उसे सुलझा सकते हैं, इस तरह सबके सामने। मैंने जो किया सोच समझ कर किया। आरोही ने उसे फिर से रोक दिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। यह सुनते ही आर्यन के भीतर एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक। तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने इस बार थोड़ा सख्त होकर पूछा। आरोही ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। अभी? उसने कहा, अभी तो मैं सिर्फ देखना चाहती हूं कि तुम क्या करते हो। यह जवाब सुनकर आर्यन और उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की खेल क्या खेल रही है। आरोही ने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ देखा, फिर उसे वापस रख लिया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इससे यह साफ था कि वो हर चीज पर नजर रखे हुए है। तुम्हें एक सलाह दूं? उसने अचानक कहा। आर्यन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाना, उसने कहा, क्योंकि अब हर गलती महंगी पड़ेगी। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक चेतावनी की तरह लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। इस बार ये खामोशी पहले से ज्यादा भारी थी। आरोही ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आरोही, रुको! आर्यन ने पीछे से आवाज दी। वो रुकी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। क्या ये सब खत्म हो चुका है? आर्यन ने पूछा। आरोही कुछ सेकंड तक वही खड़ी रही, फिर उसने धीरे से कहा, खत्म? उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। अभी तो कुछ शुरू हुआ है। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहां से चली गई। आर्यन वही खड़ा रह गया। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो स्थिति पर कंट्रोल खो रहा है। उधर दूसरी तरफ एक कार के अंदर बैठा एक आदमी ये सब दूर से देख रहा था। उसकी नजरें लगातार उसी जगह पर टिकी हुई थी, जहां अभी कुछ देर पहले आरोही और आर्यन खड़े थे। वो आदमी और कोई नहीं, बल्कि रुद्र प्रताप सिंह था। उसने अपने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी सोच चल रही थी। इंटरेस्टिंग, उसने धीमे से कहा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि एक कॉलेज की लड़की इस तरह की बातचीत कैसे कर सकती है, वो भी इतनी सटीक और आत्मविश्वास के साथ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि किसी खिलाड़ी को देख रहा हो। उधर हॉस्टल की ओर लौटती हुई आरोही को यह एहसास हो चुका था कि आज का दिन उसके प्लान के हिसाब से गया है। उसने न सिर्फ आर्यन को असमंजस में डाला था, बल्कि उसके मन में डर का एक बीज भी बो दिया था। वो जानती थी कि अब आर्यन और ईशा दोनों जल्दबाजी में कोई न कोई गलती करेंगे, और वही उसकी जीत की शुरुआत होगी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सीधे अपनी नोटबुक के पास गई। उसने एक नई लाइन लिखी, डर स्थापित। उसने पेन को बंद किया और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी। ये उस संतोष की थी जो किसी योजना के सही दिशा में बढ़ने पर मिलता है। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके साथ बीती घटनाओं का असर अभी भी हवा में घुला हुआ था। सुबह की हल्की ठंडक के बीच कॉलेज का माहौल सामान्य दिख रहा था, पर कुछ लोगों के भीतर उठ रहे विचार अब सामान्य नहीं थे। खासकर 3 लोग, आरोही, आर्यन और ईशा, तीनों अलग अलग जगहों पर बैठे हुए एक ही खेल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके इरादे और समझ बिल्कुल अलग थे। आरोही अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर पेड़ों के बीच से आती धूप जमीन पर टुकड़ों में बिखर रही थी और वो उसी तरह अपनी योजना के टुकड़ों को जोड़ रही थी। पिछले 2 दिनों में उसने जो कदम उठाए थे वे छोटे जरूर थे, लेकिन उनका असर गहरा था। उसने आर्यन के भीतर असमंजस और डर पैदा कर दिया था और ईशा के मन में शक की हल्की लकीर खींच दी थी। ये शुरुआत थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होना था। उसने टेबल पर रखे लैपटॉप को खोला और अपने निवेश को फिर से चेक किया। जिस कंपनी के शेयर उसने खरीदे थे उनमें अभी कोई खास बदलाव नहीं आया था, लेकिन उसे पता था कि सही समय आने पर यह फैसला उसे बहुत आगे ले जाएगा। वो सिर्फ वर्तमान नहीं देख रही थी, बल्कि भविष्य को अपनी ओर मोड़ रही थी। उसने एक और फाइल खोली। इस बार ये एक बिजनेस रिपोर्ट थी, जिसमें एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के टेंडर की जानकारी थी। पिछले जन्म में यही टेंडर उसके हाथ से निकल गया था और उसी से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वो वही गलती नहीं दोहराएगी। वो ध्यान से हर डिटेल पढ़ने लगी। किस दिन आवेदन होगा, कौन कौन सी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और किन लोगों का इस फैसले पर प्रभाव होगा। यह सिर्फ एक टेंडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा मौका था जिससे वो अपने लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकती थी। उसी समय उसका फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कुछ सेकंड तक नंबर को देखा, फिर कॉल उठा ली। हेलो, उसने शांत आवाज में कहा। दूसरी तरफ से एक गहरी, स्थिर आवाज आई। मिस आरोही, आपसे मिलना चाहता हूं। आरोही की भौहें हल्की सी उठीं। ये आवाज अनजान जरूर थी, लेकिन उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास था। कौन बोल रहे हैं? उसने पूछा। कुछ सेकंड का विराम हुआ, फिर जवाब आया, रुद्र प्रताप सिंह। आरोही के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम सी गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि रुद्र की एंट्री जल्द होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने नहीं सोचा था। आपको मुझसे क्या काम है? उसने सहजता से पूछा। रुद्र की आवाज में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। कल शाम जो आपने किया वो आम नहीं था और मुझे असामान्य चीजों में दिलचस्पी है। आरोही कुछ पल चुप रही। वो समझ चुकी थी कि ये मुलाकात सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, बल्कि एक मौका भी हो सकता है। कहाँ मिलना है? उसने सीधा सवाल किया। रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, आज शाम शहर के साउथ बिजनेस क्लब में। आरोही ने बिना हिचकिचाए कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कॉल कट होते ही उसने फोन को धीरे से नीचे रखा। उसके चेहरे पर अब एक गहरी सोच उभर आई थी। ये वही इंसान था जो पिछले जन्म में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन इस बार शायद कहानी अलग होने वाली थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। उसे ये तय करना था कि वो इस मुलाकात को कैसे इस्तेमाल करेगी। रुद्र जैसा इंसान किसी भी तरह की कमजोरी को तुरंत पहचान सकता था, इसलिए उसे पूरी तरह तैयार होकर जाना होगा। उसने अपनी नोटबुक खोली और उसमें एक नया पेज शुरू किया। रुद्र, संभावित सहयोग या खतरा। उसने उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखने शुरू किए। उसकी ताकतें, उसकी आदतें, उसके बिजनेस मूव्स और सबसे जरूरी उसकी कमजोरियां। पिछले जन्म की यादें अब उसके लिए एक हथियार बन चुकी थी। उधर दूसरी तरफ
आर्यन अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था। आरोही को कितना पता है? उसने आखिरकार ईशा को कॉल किया। हमें मिलना होगा, उसने बिना किसी भूमिका के कहा। ईशा ने भी गंभीर आवाज में जवाब दिया, मुझे भी यही लग रहा है। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे में मिले। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो बदल गई है, आर्यन ने धीरे से कहा। ईशा ने सिर हिलाया। और ये बदलाव अचानक नहीं है, मुझे लगता है कि उसे कुछ पता चल गया है। आर्यन ने गुस्से में कहा, लेकिन कैसे? हमने सब कुछ बहुत सावधानी से किया था। ईशा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद अभी उसे पूरा सच नहीं पता, लेकिन वो कुछ समझ जरूर गई है। दोनों के बीच खामोशी छा गई। ये खामोशी डर से भरी हुई थी। हमें जल्दी कुछ करना होगा, आर्यन ने कहा। अगर उसने पहले कदम उठा लिया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ईशा ने उसकी तरफ देखा। तो क्या प्लान है? आर्यन की आंखों में एक ठंडी चमक आई। पहले हमें यह जानना होगा कि वो क्या कर रही है और किसके साथ। उसी समय शहर के एक बड़े ऑफिस में बैठा रुद्र अपनी टेबल पर रखी फाइल्स को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी लड़की की तरफ जा रहा था जिसे उसने कल देखा था, आरोही। उसने धीरे से नाम दोहराया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे ये एहसास हो रहा था कि ये मुलाकात उसके लिए भी कुछ नया लेकर आने वाली है। उधर शाम धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। आरोही अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसने इस बार अपने कपड़ों का चुनाव सोच समझ कर किया था, सादा लेकिन प्रभावशाली। उसके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास चमक रहा था। वो जानती थी कि आज की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं होगी, ये एक ऐसा मोड़ होगा जहां से कहानी की दिशा बदल सकती है। वो कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगी जो उसे साउथ बिजनेस क्लब तक ले जाने वाला था। हर कदम के साथ उसकी योजना और मजबूत होती जा रही थी। शाम का समय शहर के उस हिस्से में हमेशा अलग ही माहौल लेकर आता था जहां साउथ बिजनेस क्लब स्थित था। ऊंची इमारतों के बीच चमकती रोशनी, सजे हुए गेट और अंदर जाते हुए हर व्यक्ति के चेहरे पर झलकता आत्मविश्वास। ये जगह सिर्फ मिलने जुलने की नहीं थी, बल्कि यहां फैसले होते थे, सौदे तय होते थे और कई बार जिंदगियां भी बदल जाती थी। आज उसी जगह की ओर बढ़ रही थी आरोही, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसा मोड़ था जहां से उसके खेल का स्तर पूरी तरह बदलने वाला था। गेट के सामने पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। वो जानती थी कि इस दुनिया में हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई मकसद छिपा होता है। उसने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। गार्ड ने उसे एक नजर देखा, फिर सम्मान से रास्ता दे दिया। उसके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास था जो बिना बोले भी लोगों को प्रभावित कर रहा था। अंदर का माहौल बेहद सलीकेदार था। चारों तरफ धीमी रोशनी, सॉफ्ट म्यूजिक और महंगे सूट पहने लोग। हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त था, लेकिन इस भीड़ के बीच भी कुछ नजरें ऐसी थी जो हर नए चेहरे को परख रही थी। आरोही ने एक बार पूरे हॉल पर नजर डाली और फिर सीधे उस टेबल की ओर बढ़ी जहां उसे बुलाया गया था। वो टेबल एक कोने में थी, जहां बैठा हुआ इंसान बाकी लोगों से अलग दिखाई दे रहा था। रुद्र प्रताप सिंह। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उसे भीड़ में पहचानने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो कुर्सी पर आराम से बैठा था, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को बारीकी से देख रही थी। जैसे ही आरोही उसके सामने पहुंची, उसकी नजरें सीधे उस पर टिक गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। ये खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि एक तरह की जांच थी। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। बैठिए, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। आरोही बिना
किसी झिझक के उसके सामने बैठ गई। उसने अपनी नजरें हटाई नहीं, बल्कि सीधे उसकी आंखों में देखती रही। ये एक छोटा सा संकेत था, लेकिन इससे ये साफ था कि वो डरने वालों में से नहीं है। आपने मुझे बुलाया, उसने सीधे कहा, तो उम्मीद है कि बात भी सीधी होगी। रुद्र के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सीधी बात मुझे भी पसंद है, उसने कहा, और जो लोग बिना घुमाए फिराए बात करते हैं वे मुझे और भी ज्यादा पसंद आते हैं। उसने टेबल पर रखी एक फाइल की तरफ इशारा किया। कल जो आपने किया वो सिर्फ एक इमोशन रिएक्शन नहीं था, उसमें सोच थी, प्लानिंग थी। आरोही ने बिना फाइल की तरफ देखे कहा, हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाया, जैसे वो उसकी बात से सहमत हो। और मुझे ऐसे ही लोगों के साथ काम करना पसंद है, उसने कहा। यह सुनकर आरोही थोड़ी आगे झुकी। काम? उसने पूछा। रुद्र ने अपनी उंगलियों को टेबल पर हल्के से थपथपाया, फिर कहा, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। आरोही की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आने दिया। कैसा ऑफर? उसने पूछा। रुद्र ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पार्टनरशिप। यह शब्द सुनते ही माहौल में जैसे एक नया तनाव घुल गया। यह कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। रुद्र जैसा इंसान बिना वजह किसी को पार्टनरशिप ऑफर नहीं करता। आप मुझे जानते भी नहीं, आरोही ने शांत स्वर में कहा। फिर भी पार्टनरशिप? रुद्र ने हल्का सा सिर झुकाया। मैं लोगों को उनके काम से पहचानता हूं, उसने जवाब दिया, और आपने कल जो किया वो काफी था ये समझने के लिए कि आप साधारण नहीं हैं। आरोही कुछ सेकंड तक चुप रही। वो इस ऑफर के पीछे छिपे मकसद को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि रुद्र जैसा इंसान बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता, और बदले में उसने आखिरकार पूछा। रुद्र की आंखों में एक गहरी चमक आई। बदले में मुझे आपकी सोच चाहिए, उसने कहा, आपकी रणनीति और आपका दिमाग। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मतलब आपको एक खिलाड़ी चाहिए जो आपके साथ खेले। रुद्र ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मेरे खिलाफ भी खेल सके अगर जरूरत पड़े। यह जवाब सुनकर आरोही के भीतर एक अजीब सा एहसास हुआ। यह पहली बार था जब कोई उसे इस नजर से देख रहा था, एक बराबरी के खिलाड़ी की तरह। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। ये चुप्पी किसी असमंजस की नहीं थी, बल्कि एक समझदारी की थी। दोनों ये समझ रहे थे कि ये फैसला आसान नहीं है। आरोही ने धीरे से कहा, अगर मैं ये ऑफर स्वीकार करूं तो शर्तें मेरी भी होंगी। रुद्र ने बिना हिचकिचाए कहा, सुन रहा हूं। आरोही ने एक एक शब्द सोचकर कहा, पहली बात, मुझे पूरी आजादी चाहिए। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। रुद्र ने सिर हिलाया, मंजूर। दूसरी बात, उसने आगे कहा, अगर मुझे लगे कि यह डील मेरे लिए नुकसानदायक है तो मैं इसे कभी भी खत्म कर सकती हूं। रुद्र ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, यह भी मंजूर है। आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, और तीसरी बात, आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। यह सुनकर रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। आप भी? उसने पूछा। आरोही ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन चुकी थी। यह सिर्फ एक डील नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गठबंधन था जो या तो बहुत बड़ी जीत दिला सकता था या फिर बहुत बड़ा नुकसान। रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो फिर पार्टनर्स? आरोही ने कुछ सेकंड तक उस हाथ को देखा, फिर बिना झिझक उसे थाम लिया। पार्टनर्स। उस एक हैंडशेक के साथ एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उधर उसी समय एक और जगह पर बैठा आर्यन अपने फोन पर कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में अब चिंता के साथ साथ गुस्सा भी था। वो उससे मिल रही है, उसने धीरे से कहा। ईशा, जो उसके सामने बैठी थी, चौंक गई। कौन? रुद्र प्रताप सिंह, आर्यन ने जवाब दिया। ये नाम सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग बदल गया।
अगर वो उसके साथ जुड़ गई तो हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, उसने कहा। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई। तो हमें उससे पहले चाल चलनी होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। उधर बिजनेस क्लब से बाहर निकलती हुई आरोही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये मुस्कान किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि एक सफल चाल की थी। अब खेल का स्तर बदल चुका था। अब वो अकेली नहीं थी। अब उसके साथ एक ऐसा खिलाड़ी था जो इस खेल को और भी खतरनाक बना सकता था। साउथ बिजनेस क्लब से बाहर निकलते समय रात पूरी तरह शहर पर उतर चुकी थी। सड़क की लाइटें लंबी कतारों में चमक रही थी और हवा में एक ठंडा सन्नाटा था। लेकिन आरोही के भीतर सब कुछ असामान्य रूप से सक्रिय था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर वो मुस्कान संतोष से ज्यादा एक सफल चाल की थी। उसने अभी अभी एक ऐसा कदम उठाया था जो उसके पूरे खेल की दिशा बदल सकता था। रुद्र प्रताप सिन्हा के साथ गठबंधन कोई साधारण बात नहीं थी और वो ये बात अच्छी तरह समझती थी कि अब हर अगला कदम पहले से ज्यादा सावधानी से उठाना होगा। वो धीरे धीरे पार्किंग की ओर बढ़ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई नजर उस पर टिकी हुई है। ये एहसास बहुत हल्का था, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि ऐसी छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने बिना सीधे मुड़े आसपास के शीशों और गाड़ियों की परछाइयों में देखने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद उसे एक हल्की सी हलचल नजर आई, जैसे कोई दूरी बनाकर उसका पीछा कर रहा हो। आरोही के कदम एक पल के लिए धीमे हुए, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो जानती थी कि अगर उसने जरा सा भी संकेत दिया तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा। उसने अपनी चाल को सामान्य बनाए रखा और अपनी कार तक पहुंच गई। दरवाजा खोलते समय उसने एक बार फिर पीछे देखा, लेकिन इस बार वहां कुछ साफ नजर नहीं आया। कार में बैठते ही उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई संभावनाएं एक साथ घूमने लगी। क्या ये आर्यन का कोई आदमी था, या फिर रुद्र ने ही उसकी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजा था? दोनों ही संभावनाएं बराबर खतरनाक थी। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रास्ते भर उसका ध्यान सड़क पर कम और आसपास की गतिविधियों पर ज्यादा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक काली कार लगातार उसकी दूरी बनाए हुए चल रही है। अब यह शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन आरोही घबराने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत एक निर्णय लिया। उसने अपनी कार की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और अचानक एक दूसरी सड़क पर मुड़ गई, एक ऐसी सड़क जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली थी। उसकी उम्मीद सही निकली। कुछ सेकंड बाद वो काली कार भी उसी दिशा में मुड़ गई। अब यह साफ था, कोई उसका पीछा कर रहा था। आरोही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो खेल अब शुरू हो चुका है, उसने मन ही मन कहा। उसने अपनी कार को एक बड़े मॉल की पार्किंग में घुसा दिया। वहां रोशनी ज्यादा थी और लोग भी काफी थे। उसने कार पार्क की और बिना किसी जल्दबाजी के बाहर निकल गई। उसकी चाल अब भी शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में हर कदम पहले से तय था। वो मॉल के अंदर चली गई और भीड़ में खोने लगी। कुछ देर तक वो अलग अलग दुकानों के सामने रुकती रही, जैसे वो सच में शॉपिंग करने आई हो। लेकिन उसकी नजरें लगातार आसपास घूम रही थी। कुछ ही मिनटों में उसे वो चेहरा दिख गया, एक आदमी जो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी दिशा में उठ रही थी जहां आरोही थी। आरोही ने उसे पहचान लिया। वो आदमी वही था जिसे उसने पहले भी कहीं देखा था, और कुछ ही सेकंड में उसकी यादें साफ हो गई। वो आर्यन के साथ काम करने वाला एक छोटा सा एजेंट था, एक ऐसा आदमी जो हमेशा परछाइयों में रहता था। आरोही के चेहरे पर अब एक ठंडी मुस्कान थी। तो ये तुम्हारी चाल है, आर्यन, उसने मन ही मन कहा। अब ये सिर्फ बचने का मामला नहीं था, अब ये मौका था एक नया जाल बिछाने का।
वो धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ी, लेकिन सीधे नहीं। उसने रास्ता ऐसा चुना कि वो उसके पीछे आ सके। फिर अचानक वह एक कॉफी शॉप के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। कुछ ही मिनटों बाद वो आदमी भी अंदर आया और दूसरी टेबल पर बैठ गया। उसने कोशिश की कि वो सामान्य लगे, लेकिन उसकी नजरें बार बार उठकर आरोही की तरफ जा रही थी। आरोही ने कॉफी ऑर्डर की और फिर अपना फोन निकाल लिया। उसने कुछ टाइप किया और हल्की सी मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी का फोन बजा। वो थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत कॉल उठाई। हाँ, फोन की दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चतुर हो। आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा। आरोही अपनी जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें अब सीधे उस आदमी पर थी। पीछा करना आसान होता है। फोन पर आवाज फिर आई, लेकिन सामने आकर खेलना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। आदमी अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने फोन को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें उठाई और उसकी नजरें सीधे आरोही से टकराई। आरोही ने फोन अपने कान से हटाया और हल्का सा सिर झुकाकर उसे देखा। ये एक साफ संदेश था। वो सब कुछ जानती थी। आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। आरोही ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और धीरे से मुस्कुराई। ये सिर्फ एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसका असर बड़ा होने वाला था। उधर उसी समय आर्यन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसका फोन बजा और उसने तुरंत कॉल उठाई। सर, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। उसे सब पता चल गया है। आर्यन की आंखें सिकुड़ गई। क्या मतलब? उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे कॉल करके। आदमी की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने गुस्से में फोन टेबल पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। तो अब ये खेल खुले में होगा, उसने धीमे से कहा। उधर मॉल से बाहर निकलती हुई आरोही के कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। आज उसने सिर्फ एक पीछा करने वाले को नहीं रोका था, उसने एक संदेश भेजा था। एक साफ और सीधा संदेश कि अब वो वही पुरानी लड़की नहीं है और जो भी उसके खिलाफ आएगा उसे पहले से ही पता होगा कि अगला कदम क्या होगा। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन उस अंधेरे में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। एक ऐसी रोशनी जो हर छुपे हुए चेहरे को उजागर करने वाली थी। रात की वो घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी हर उस इंसान के भीतर गूंज रहा था जो इस खेल का हिस्सा बन चुका था। मॉल से लौटते समय कार चलाते हुए आरोही के चेहरे पर वही ठंडी शांति थी, लेकिन उसके दिमाग में कई नई परतें जुड़ चुकी थी। अब यह साफ हो गया था कि आर्यन और ईशा सिर्फ डरने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, वे जवाब भी देंगे और वह भी जल्द। ये एहसास उसे चिंतित नहीं कर रहा था, बल्कि उसके भीतर एक नई सतर्कता पैदा कर रहा था। कार के शीशे से बाहर देखते हुए उसने शहर की रोशनी को गुजरते देखा। हर चमकती हुई लाइट जैसे उसे ये याद दिला रही थी कि इस दुनिया में हर चीज दिखाई देने जैसी नहीं होती। कुछ सच्चाइयां हमेशा परछाइयों में छिपी रहती है और उन्हीं परछाइयों में अब उसका खेल आगे बढ़ने वाला था। हॉस्टल पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल के लिए दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसका दिमाग अब एक नई दिशा में सोच रहा था। उसने आज सिर्फ एक पीछा करने वाले को रोका नहीं था, बल्कि एक संकेत दिया था कि वो हर चाल को समझ सकती है। लेकिन अब उसे अगला कदम और बड़ा उठाना था। वो धीरे धीरे टेबल के पास गई और अपनी नोटबुक खोल ली। उसने पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाओं को एक क्रम में लिखना शुरू किया। हर एक बात, हर एक प्रतिक्रिया, हर एक शक, सब कुछ वो एक धागे की तरह जोड़ रही थी। ये सिर्फ याद रखने के लिए नहीं था, बल्कि ये समझने के लिए था कि सामने वाला अगला कदम क्या उठा सकता है। उसने एक नाम के नीचे गोल घेरा बनाया, ईशा। सबसे कमजोर कड़ी,
उसने धीरे से खुद से कहा। ईशा भावनाओं से खेलती थी, लेकिन खुद भावनाओं के जाल में फंस भी सकती थी। वो लालच में जल्दी आ सकती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आरोही को अब यह तय करना था कि वो इस कमजोरी का इस्तेमाल कैसे करे। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसने हल्का सा सिर झुकाया। ईशा। उसने कॉल उठाई। आरोही, तुम ठीक हो? ईशा की आवाज में चिंता थी, लेकिन वो चिंता अब भी उतनी ही नकली लग रही थी। आरोही ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूं। क्यों? ईशा ने कुछ सेकंड रुककर कहा, मुझे लगा कल जो हुआ उसके बाद तुम परेशान हो सकती हो। आरोही हल्का सा मुस्कुराई। परेशान? उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं पहले से ज्यादा स्पष्ट हूं। यह सुनकर ईशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, उसने आखिरकार कहा। कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही ने बिना देर किए जवाब दिया, ठीक है, कल मिलते हैं। कॉल कट होते ही उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। तुम खुद आ रही हो जाल में, उसने मन ही मन कहा। अगले दिन का इंतजार अब एक सामान्य इंतजार नहीं था, बल्कि एक योजना का हिस्सा था। सुबह होते ही कॉलेज का माहौल फिर से वही सामान्य दिखने लगा, लेकिन अब हर चीज के पीछे एक छुपा हुआ तनाव था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन कुछ नजरें अब भी आरोही को अलग तरीके से देख रही थी। आरोही कॉलेज के गार्डन में पहुंची, जहां उसने ईशा को बुलाया था। कुछ ही देर में ईशा भी वहां आ गई। उसके चेहरे पर वही दोस्ती का भाव था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तुम ठीक हो? उसने पास आते ही पूछा। आरोही ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, उसने कहा। तुम बताओ, क्या बात करनी थी? ईशा ने कुछ सेकंड तक इधर उधर देखा, जैसे वो ये सुनिश्चित कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आरोही, मुझे लगता है कि तुम किसी गलत रास्ते पर जा रही हो। आरोही ने भौहें हल्की सी उठाई। गलत रास्ता? उसने पूछा। तुम बदल गई हो, ईशा ने कहा, और यह बदलाव अच्छा नहीं है। तुम हर चीज को शक की नजर से देख रही हो। आरोही कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने धीमे से कहा, और अगर सच में कुछ गलत हो रहा हो तो क्या तब भी चुप रहना चाहिए? ईशा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन हर चीज को दुश्मनी की नजर से देखना भी सही नहीं है। आरोही ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं दुश्मनी नहीं देख रही, मैं सच देख रही हूं। यह सुनकर ईशा के चेहरे पर एक पल के लिए तनाव उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अगर तुम ऐसा ही सोचती रहोगी तो तुम अकेली पड़ जाओगी, उसने कहा। आरोही ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अकेलापन मुझे डराता नहीं है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि ईशा कुछ पल के लिए चुप हो गई। आरोही ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, वैसे मैं एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रही हूं। ईशा की आंखों में तुरंत चमक आ गई। कैसी अपॉर्चुनिटी? उसने उत्सुकता से पूछा। आरोही ने धीरे धीरे कहा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत पैसा है, लेकिन उसमें रिस्क भी है। ईशा ने बिना सोचे कहा, अगर फायदा बड़ा है तो रिस्क लेना चाहिए। आरोही ने उसे ध्यान से देखा। और अगर कोई तुम्हें इसमें शामिल करना चाहे तो? ईशा ने तुरंत जवाब दिया, मैं जरूर शामिल होंगी। आरोही के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। यही वो जवाब था जिसका उसे इंतजार था। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जल्द ही पूरी डिटेल दूंगी। ईशा ने सिर हिलाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किस जाल में कदम रखने जा रही है। उधर दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसकी नजरें दोनों पर टिकी हुई थी। रुद्र प्रताप सिंह। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी रुचि थी। वो ये समझ चुका था कि आरोही सिर्फ खेल नहीं रही, वो खेल बना रही है। आरोही ने एक बार दूर खड़े रुद्र की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। ये एक संयोग नहीं था, ये एक संकेत था कि अब ये खेल दो नहीं,
3 खिलाड़ियों के बीच खेला जा रहा है और हर खिलाड़ी अपने तरीके से जीतने की कोशिश कर रहा है। आरोही ने धीरे से अपनी नजरें हटाई और वहां से चल पड़ी। उसके कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। अब उसका जाल सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं था, ये जाल अब फैल चुका था और जो भी इसमें फंसेगा वो बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। सुबह का समय था, लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। वातावरण में एक अनदेखा दबाव था, जैसे कोई बड़ी चाल धीरे धीरे आकार ले रही हो। कॉलेज का परिसर हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन इस भीड़ के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए ये सिर्फ एक साधारण दिन नहीं था। खासकर आरोही के लिए, जिसने अब खेल को एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया था। आरोही अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने खुली नोटबुक और लैपटॉप उसकी सोच की गहराई को दर्शा रहे थे। उसने पिछले दिन ईशा के साथ हुई बातचीत को बार बार अपने दिमाग में दोहराया। ईशा की आंखों में चमक, उसकी आवाज में उत्सुकता और उसके शब्दों में छिपा लालच, सब कुछ साफ था। यही वह दरार थी जिसे आरोही अब एक बड़े दरवाजे में बदलने वाली थी। उसने धीरे से लैपटॉप खोला और कुछ फाइल्स एक्सेस की। ये असली नहीं थी, बल्कि उसने खुद तैयार की थी। एक नकली बिजनेस प्रोजेक्ट की पूरी योजना, जिसमें ग्राफ, रिपोर्ट्स, संभावित प्रॉफिट और निवेश की जानकारी इतनी सटीक तरीके से बनाई गई थी कि कोई भी उस पर भरोसा कर ले। यह सिर्फ एक प्लान नहीं था, बल्कि एक जाल था। एक ऐसा जाल जिसमें कदम रखते ही इंसान खुद को सुरक्षित समझे, लेकिन धीरे धीरे उसमें फंसता चला जाए। उसने खुद से कहा, पहले भरोसा, फिर लालच और फिर पतन। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान थी। कुछ ही देर बाद उसने ईशा को मैसेज किया, आज शाम मिलो, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। जवाब तुरंत आया, मैं जरूर आऊंगी। ये उत्सुकता ही ईशा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दिन धीरे धीरे बीतता गया। कॉलेज में क्लासेस चल रही थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन आरोही का ध्यान सिर्फ शाम की मुलाकात पर था। वो हर चीज को इतनी बारीकी से प्लान कर रही थी कि उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। उसी समय दूसरी तरफ आर्यन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने पिछले दिन की घटना के बाद से लगातार अपने लोगों को एक्टिव रखा हुआ था। उसे ये जानना था कि आरोही क्या कर रही है, किससे मिल रही है और उसकी अगली चाल क्या हो सकती है। वो आज ईशा से मिलने वाली है। उसके एक आदमी ने आकर धीरे से कहा। आर्यन की आंखों में तुरंत एक चमक आई। कहा? उसने पूछा। कॉलेज के पास वाले कैफे में, जवाब मिला। आर्यन कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अच्छा है, हमें भी देखना चाहिए कि वो क्या खेल खेल रही है। उधर शाम का समय नजदीक आ रहा था। कैफे का माहौल शांत और आरामदायक था। हल्की म्यूजिक बज रही थी और कुछ लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी माहौल में एक कोने की टेबल पर बैठी थी आरोही। उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था और उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, वो हर आने जाने वाले इंसान को भी देख रही थी। कुछ ही मिनटों में ईशा वहां पहुंची। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई, उसने बैठते हुए कहा। आरोही ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, तुम सही समय पर आई हो। ईशा ने तुरंत पूछा, तो क्या है वो प्रोजेक्ट? आरोही ने बिना जल्दबाजी के लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन खुला हुआ था। ग्राफ, चार्ट्स और आंकड़े इतने परफेक्ट थे कि किसी भी अनुभवी इंसान को भी वो असली लगते। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, आरोही ने समझाना शुरू किया। अगर ये सफल होता है तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ईशा की आंखें चमक उठीं। कितना? उसने उत्सुकता से पूछा। आरोही ने शांत स्वर में कहा, कम से कम 3 गुना रिटर्न।
ये सुनते ही ईशा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। लेकिन आरोही ने थोड़ा रुककर कहा, इसमें रिस्क भी है। ईशा ने तुरंत कहा, रिस्क तो हर चीज में होता है। आरोही ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुम इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगी? ईशा ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। ये वही पल था जिसका इंतजार आरोही कर रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन इसमें एंट्री आसान नहीं है। तुम्हें कुछ शुरुआती निवेश करना होगा। ईशा ने तुरंत पूछा, कितना? आरोही ने एक नंबर बताया जो काफी बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि ईशा उसे असंभव समझे। ईशा कुछ सेकंड के लिए चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उत्साह था। मैं मैनेज कर लूंगी, उसने कहा। आरोही ने सिर हिलाया, तो फिर मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी। उसी समय कैफे के बाहर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। आर्यन। उसकी नजरें लगातार उस टेबल पर टिकी हुई थी। वो अंदर नहीं गया, लेकिन उसने जो देखा वो काफी था ये समझने के लिए कि आरोही कोई बड़ा खेल खेल रही है, वो उसे फंसा रही है। उसने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ चिंता भी थी। उधर कैफे के अंदर बातचीत खत्म हो चुकी थी। ईशा खुश थी। उसे लगा कि उसे एक बड़ा मौका मिला है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मौका नहीं बल्कि एक जाल है। आरोही ने अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी योजना आगे बढ़ चुकी थी। वो जानती थी कि अब ईशा खुद अपने कदम उस दिशा में बढ़ाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। बाहर निकलते समय उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा। उसकी नजरें एक पल के लिए आर्यन से टकराईं। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक नजर में बहुत कुछ था। चुनौती, चेतावनी और एक अनकहा युद्ध। आरोही ने बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखा। उसके कदम अब और भी मजबूत थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन शहर की रफ्तार अभी भी वैसी ही तेज थी। कैफे से बाहर निकलते हुए आरोही के कदम बिल्कुल स्थिर थे, जैसे उसने कोई साधारण बातचीत खत्म की हो। लेकिन उसके भीतर चल रहा खेल अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। आज सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ था, आज एक फंदा डाला गया था। और सबसे खास बात यह थी कि शिकार खुद उस फंदे में कदम रखने के लिए तैयार हो चुका था। कार तक पहुंचते हुए उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर हल्की भीड़ थी, कुछ गाड़ियां आ जा रही थी और दूर खड़ा एक साया धीरे धीरे गायब हो रहा था। वो जानती थी कि वो साया कौन था। आर्यन अब सिर्फ दूर से देखने वाला नहीं था, वो समझने की कोशिश कर रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। आरोही कार में बैठी और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, उसके दिमाग में अगले कदम की तस्वीर साफ होने लगी। ईशा अब जाल में फंस चुकी थी, लेकिन अभी ये शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू होगा जब लालच उसे पूरी तरह अंधा कर देगा। दूसरी तरफ उसी समय आर्यन अपने कमरे में तेजी से चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जो देखा था उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। आरोही अब सिर्फ भावनाओं से नहीं खेल रही थी, वो दिमाग से खेल रही थी, और ये बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने तुरंत ईशा को कॉल किया। हाँ आर्यन, ईशा की आवाज आई जिसमें अभी भी उत्साह था। तुम उससे मिली? आर्यन ने सीधे पूछा। हाँ, और तुम यकीन नहीं करोगे, उसने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है, ईशा ने बिना रुके कहा। आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, कैसा मौका? ईशा ने जल्दी जल्दी उसे सब कुछ बता दिया, प्रोजेक्ट, निवेश और संभावित प्रॉफिट। आर्यन ने ध्यान से सब सुना, लेकिन उसकी आंखों में शक और गहरा होता जा रहा था। तुम्हें यह सब इतना आसान लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। ईशा थोड़ी चिढ़ गई। तुम हमेशा हर चीज में शक क्यों करते हो? उसने कहा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली।
मुझे लगता है कि वो हमें फंसा रही है, उसने कहा। ईशा ने तुरंत जवाब दिया, या फिर वो हमें मौका दे रही है। ये जवाब सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईशा को कैसे समझाए। उसका डर सही था, लेकिन ईशा का लालच अब उससे ज्यादा मजबूत हो चुका था। तुम जो भी करो सोच समझ कर करना, उसने आखिरकार कहा। ईशा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। कॉल कट हो गया। आर्यन ने फोन को टेबल पर रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी चिंता थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये खेल अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उधर हॉस्टल के कमरे में बैठी आरोही अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसने ईशा के लिए एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया, निवेश की प्रक्रिया, फंड ट्रांसफर के तरीके और कुछ ऐसे दस्तावेज जो सब कुछ असली दिखाएं। हर चीज इतनी सटीक थी कि उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने फाइल को सेव किया और कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। अब तुम्हारी चाल, उसने धीमे से कहा। उसने फाइल ईशा को भेज दी। कुछ ही मिनटों में जवाब आ गया, ये तो कमाल है, मैं जल्दी ही पैसे अरेंज कर लूंगी। आरोही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। सब कुछ उसके प्लान के अनुसार हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ एक जाल काफी नहीं है, उसे एक और परत जोड़नी होगी। उसी समय उसका फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था रुद्र। आरोही ने कॉल उठाई। तो पहला कदम कैसा रहा? रुद्र की आवाज में हल्की सी दिलचस्पी थी। आरोही ने बिना सीधे जवाब दिए कहा, आपको क्या लगता है? रुद्र हल्का सा हंसा। मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ जाल नहीं बिछाया, तुमने शिकार को खुद उसमें आने के लिए मजबूर कर दिया। आरोही कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत है। रुद्र की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। और आगे? आरोही ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आगे खेल और गहरा होगा। रुद्र ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है कि तुम किस रास्ते पर जा रही हो? आरोही ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हां, और मैं ये भी जानती हूं कि इस रास्ते से वापस नहीं लौटा जाता। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रुद्र ने कहा, इसीलिए ये दिलचस्प है। कॉल खत्म हो गया। आरोही ने फोन नीचे रखा और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, नियंत्रण। उसे हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना था। हर इंसान, हर चाल, हर फैसला। अगले दिन की सुबह एक नई शुरुआत लेकर आई। ईशा ने पैसे अरेंज करने शुरू कर दिए थे। आर्यन अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बातों का असर कम होता जा रहा था। और दूसरी तरफ आरोही हर चीज को दूर से देख रही थी, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपनी चाल चलने के बाद इंतजार करता है कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाएगा। लेकिन इस खेल में फर्क सिर्फ इतना था, यहां मोहरे खुद चल रहे थे और खिलाड़ी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। आरोही ने अपनी नोटबुक खोली और एक नई लाइन लिखी, पहला निवेश प्रक्रिया में। उसने पेन बंद किया और कुर्सी पर पीछे झुक गई। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ जीतने वालों की होती है। बाहर सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।